गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सलामतुल्ला और मैं कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं कुछ शुरू कर रहा हूँ चैप्टर। तो पहले तो हमारे स्कूल्स में जो सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ाया जाता है बच्चों को मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पढ़ाया जाता है। चूंकि ये एनसीईआरटी में थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, बट चूंकि इजी है थोड़ा सा, तो बच्चों के लिए पहले इस चैप्टर को हम लोग करते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं हर तरफ, तो किसी न किसी तरीके से तो पढ़ाई शुरू रखनी है, तो वो हमने कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है मैंने इसके लिए। तो आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर, वो मैट्रिसेस शुरू कर रहे हैं। पूरी डिटेल कितने नंबर का आएगा, क्या आएगा, वो अभी हम इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं आपसे, क्योंकि शायद सीबीएसई ने कुछ किया है कि हम आने वाले दिनों में जो सिलेबस होगा वो कुछ रीशेड्यूल करेंगे, उसको कौन से चैप्टर रहेंगे, कौन से चैप्टर नहीं रहेंगे, किस चैप्टर का वेटेज बढ़ जाएगा, इसलिए हम अभी इस पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सिंपल हमारा काम आज का जो ये है वो ये है कि हम इस चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कि इस चैप्टर का नाम मैट्रिक्स क्यों है, और कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। अगर आप देखें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख के रखे, हम लोग इन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमारा शुरू हो रहा है वो चैप्टर का नाम क्यों पड़ा हुआ है मैट्रिक्स, इसकी शुरुआत होगी। तो सिंपल ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक m और n एलिमेंट्स हैं, mn एलिमेंट्स एक्चुअली हम ये कहें, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास mn है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि नंबर्स अगर हैं तो नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, यानी वो रियल भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो अगर हम नंबर्स का अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में करते हैं, अब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल देख लीजिए आप बात को समझें। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते जाएं, तो अब चूंकि अभी हम 3x3 की बात करेंगे, 3 ऑर्डर की बात करेंगे, तो अगर 3 लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है और 3 वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर दी है, तो अगर आप बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन 1, हॉरिजॉन्टल लाइन 2, हॉरिजॉन्टल लाइन 3, वर्टिकल लाइन 1, वर्टिकल लाइन 2, वर्टिकल लाइन 3। थोड़ी सी समझ से अगर आप काम लेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन जो होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है भाई, तो रो और कॉलम में अरेंज करते हैं नंबर्स को, और हमारे पास नंबर कितने थे मैंने बताया अभी आपको, mn एलिमेंट्स थे। तो इसका मतलब हुआ mn एलिमेंट में अगर हम बात करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो m को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां पे देखें, जो रो है वो रिप्रेजेंट होता है m से, यानी रो के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, m एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट्स होंगे। तो रो और कॉलम में अगर हम m और n एलिमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो m और n का होना चाहिए। तो अगर हम यहां पे थोड़ा सा इसको समझें कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किन किन चीजों का इंटरसेक्शन है, तो चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है तो इसको क्या मैं R1 बोल सकता हूं, इसको क्या मैं R2 बोल सकता हूं। आप समझ लीजिएगा, इसको हम लोग रो बोलते हैं ऐसे पूरे को, ये R2 हो गया और ये जो लाइन है वो R3 हो गई। क्लियर है। सिमिलरली ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया, क्योंकि जब हम किसी नंबर का अरेंजमेंट करते हैं वो रो और कॉलम में करते हैं। यही चीज को अगर हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं, तो जब किसी नंबर का अरेंजमेंट किया जाता है, किसी डेटा का अरेंजमेंट किया जाता है रो और कॉलम के फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरे। तो ये एक टाइप का एरे है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को ज्यादा समझ में आएगी बात कि एरे क्या है। तो एरे कोई आपको ये डेफिनेशन नहीं याद रखनी है, आपको ये डेफिनेशन है, क्योंकि बेस ये है कि एरे में हम लोग ये जानते हैं कि नंबर का अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम के फॉर्म में, तो हम भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक एरे है। अब अगर हम बात करें, यहां पे देखिए जरा गौर करने वाली बात है, मैं जरा इसको डार्क कर देता हूं, जरा समझिएगा। अगर हम देखें यहाँ पे जो एलिमेंट मैंने बनाया है, जिसको मैंने डार्क किया है, देखिए ये पहली लाइन है, इसका मतलब हुआ कि रो 1 हो गया, और ये वर्टिकल लाइन भी देखिए पहली है, इसका मतलब कॉलम 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है, देखिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा एलिमेंट, और एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से। I जो होता है वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो J होता है वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यानी AIJ जब कहीं पे लिखा होगा तो I जो होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, और J जो होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है। अगर हम इस एलिमेंट की बात करते हैं तो आप गौर करिए, ये पहली रो है और पहली कॉलम है, इसका मतलब है इसका नाम इसके अकॉर्डिंग अगर हम दें तो पहली रो पहली कॉलम मतलब 1, ये भी 1 और ये भी 1। इसीलिए देखिए यहां पे मैंने लिख रखा है पहला एलिमेंट A11, पहली रो पहली कॉलम का पहला एलिमेंट, इसलिए इसका नाम होगा A11। क्लियर? आगे बढ़िए, यहां पे आइए, ये देखिए ये दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है। हमने क्या रो बदली है? रो नहीं बदली है। देखिए रो नहीं बदली हुई है, लेकिन क्या बदल गया है? कॉलम बदल गया है। कॉलम कौन सा है? दूसरा कॉलम है। रो कौन सा है? पहला है। इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होना चाहिए? A12। बिल्कुल मैंने वही लिखा हुआ है, A12। क्लियर हो रही है? इस तरीके से अगर हम देखते जाएं तो ये भी एलिमेंट है, ये है A13। थोड़ा रो पे चेंज करते हैं। अगर हम यहां पे आ जाएं, अब देखिए हमने किसको बदल दिया? रो बदल दिया। ये देखिए ये रो कौन सी है? R2। और कॉलम कौन सा है? 1। पहले रो बाद में कॉलम, रो हो गया 2, कॉलम हो गया 1। इसलिए देखिए जो दूसरा एलिमेंट होता है इस रो के नीचे वो लिखा जाता है A21, A22, A23। इस तरीके से ये चलता रहेगा, A31, A32 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो मैंने यहां पे 3x3 यानी 3 एलिमेंट की कहानी की थी, लेकिन जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि m और n एलिमेंट ले रहे हैं। तो अगर आप यहां गौर करें, देखिए मैंने यहां पे m और n एलिमेंट ले लिया है। देखिए ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो और ये आखिरी रो यानी mth रो। तो इसके हर एक एलिमेंट के जो है वो m से रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये कॉलम 1 है तो देखिए कॉलम 1 है तो देखिए यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है और आखिरी वाले एलिमेंट में भी 1 है। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो m इंटू n एलिमेंट है। क्लियर? यानी ये जो m इंटू n मैंने बगल में लिखा है इसका मतलब ये होगा इतनी रोज और इतनी कॉलम्स। क्लियर? इतनी रोज और इतनी कॉलम्स, यही जो m इंटू n जो लिखा गया है इसको हम लोग यहां पे देखिए एक और एलिमेंट मैंने नाम लिख कर रखा था, इसको एलिमेंट के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर। यानी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं वो हम लोग यहां साइड में लिखते हैं, और जो साइड में लिखा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर हम बात करें यहां पे तो यहां पे 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसलिए यहां पे कितने एलिमेंट का है ये मामला? 9 एलिमेंट्स का मामला है और लिखा गया है 3x3, 3 रोज 3 कॉलम। यहां कितने थे भाई? यहां पे m रोज और n कॉलम्स हैं, इसलिए यहां पे लिखा गया है m इंटू n। क्लियर? और मैंने भी आपको एक बात बताई थी कि aij में i जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहां पे एक चीज मैंने लिखी है, I शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और कितने तक? m। देखिए यहां पे आखिरी एलिमेंट, पहला एलिमेंट है रो का 1 और आखिरी एलिमेंट है रो का m, तो इसलिए I जो होता है वो 1 और m के बीच में लाई करता है। सिमिलरली जो दूसरा एलिमेंट होता है यहाँ पे j जो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम देखिए यहाँ पे n कॉलम्स हैं तो j है 1 हो सकता है। देखिए पहली वैल्यू कॉलम की 1 है, आखिरी वैल्यू कॉलम की क्या हो सकती है? n हो सकती है। तो j जो है वो 1 और n के बीच में बिलोंग करता है। किसी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग लिख देते हैं मैट्रिक्स, ये बॉक्स बनाते हैं, मैंने आपको बताया है कि ऐसा बॉक्स बनाएंगे आप इसको और उसके बाद यहां पे लिख देंगे aij। क्लियर? तो अब समझना ये है, आप ये ध्यान रखें कि सिंपली अगर हम बात करें कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट है m और n एलिमेंट्स का इनटू द रोज एंड कॉलम फॉर्म। क्लियर? where the number of rows are m and number of columns are n, और उसको हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। so this representation is known as matrix। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। फिर से एक बार बात करें, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स रो और कॉलम्स में नंबर्स का अरेंजमेंट है, यानी m रोज और n कॉलम्स में। पर यहां पे तो मैंने बड़ी सी मैट्रिक्स लिख रखी, क्या ये मेरे काम की है? इतने मेरे काम की नहीं है। हमारा जो सीबीएसई है या जो हमारा 12th क्लास का स्टैंडर्ड है वो 3x3 से काम चल जाएगा, तो हमें ज्यादा इस पे पढ़ना नहीं है। ये आप लोगों के लिए था कि आप लोग इसको समझें। तो हम यहां से इसको मिटा देते हैं, हमारे जितने काम की बात है हम उतने ही काम की बात करेंगे। अब यहां पे हम आते हैं इसको समझने के लिए कि अगर आप गौर करें वो क्या है कि हमने यहां पे इसको पैक कर दिया है। ये है हमारे लिए मैक्सिमम ऑर्डर।
मैक्सिमम ऑर्डर 12th क्लास में जो हमें पढ़ना है वो 3x3 का पढ़ना है, तो इसलिए यहां पे ये एलिमेंट हो गया 3x3। ठीक है, गौर करने वाली बात यह है, यहां पे m क्रॉस n हम लोग लिखते हैं ना, यहां पे m और n दोनों बराबर हैं। अगर m और n दोनों बराबर हैं तो अगर हम इसका एक शेप बनाए तो एक कैसा शेप बनेगा, स्क्वायर शेप बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर शेप्ड होती है। कब स्क्वायर शेप? जब m और n की वैल्यू बराबर हो। क्या अलग अलग हो सकते हैं? बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। देखिए जरा, a11, a12, a13, a21, a22, a23। गौर करने वाली बात है, मैंने कहा था रो अगर पता करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब m की वैल्यू हो गई 2। एक वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, तीन वर्टिकल लाइन, इसका मतलब कॉलम हो गया 3। अब जरा गौर करिए, यहां पे m क्रॉस n जो मैंने लिखा है वो 2 और 3 लिखा है, इसका मतलब है m और n बराबर नहीं है। m और n अगर बराबर नहीं है तो इस शेप्ड मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर शेप्ड। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर शेप्ड। क्लियर है भाई? तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक एरे है, अरेंजमेंट है। एलिमेंट क्या है? उसके अंदर वाले को जो एलिमेंट्स हैं यानी जो नंबर्स हैं उनकी सिचुएशन कहां पे, उसको हम लोग aij से रिप्रेजेंट करते हैं। आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, इसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तीसरा पॉइंट हमने भी डिस्कस कर दिया है कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस, number of rows and number of columns in a matrix is known as the order of a matrix. Clear है? तो इन तीनों पॉइंट से हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो मैंने शीट में दे रखी है, वो आपको शीट मिल जाएगी, वहां पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है? अच्छा, थोड़ी सी बात अगर हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। एक चीज होती है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिसेस। अभी कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होती है भाई? कंपेरेबल मैट्रिसेस जो होती हैं वो यहां पे ये कहने का मतलब है कि दो, भाई कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब एक नहीं होगी, इसलिए मैंने यहां पे लिखा मैट्रिसेस। इसका मतलब दो चीजों का कंपेरिजन हो रहा है। ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, जैसे एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स है, और B इज इक्वल टू बी आई जे एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है बट एलिमेंट्स अलग अलग हैं, एलिमेंट की वैल्यूज अलग अलग है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें 1 2 3 4 और बी एलिमेंट मान लेते हैं 4 5 6 7, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए ये दोनों कंपेरेबल है या कॉम्पेटिबल बोलते हैं। कंपेरेबल भी बोलते हैं, कॉम्पेटिबल भी बोलते हैं। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होता है? जिसका ऑर्डर सेम होता है। लेकिन अगर यही चीज हम बात करें 1 2 3 4 और यहां पे अगर मैं लिखूं 1 2 3 4, यहां पे देखिए ऑर्डर तो सेम है एज वेल एज ये एलिमेंट्स भी सेम है। तो हमारे पास ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तो कंपेरेबल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, सिर्फ ऑर्डर सेम हो। दूसरा आता है इक्वल मैट्रिक्स। क्या होता है भाई? इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस की अगर हम बात करें, दो चीजें हैं, दो पॉइंट हैं, ऑर्डर का सेम होना और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सेम होना। तो अगर पहली वाली कंडीशन है किसी भी दो मैट्रिक्स के बीच में, ओनली ऑर्डर आर द सेम, देन दिस इज कंपेरेबल मैट्रिक्स। If order is same as well as corresponding elements are same, this is called equal matrix. अगर एक ये बात है प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगा कंपेरेबल मैट्रिक्स, और अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करे तो ये कहलाएगी इक्वल मैट्रिक्स। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स कैसे इक्वल मैट्रिक्स? हर वो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी जिनके दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा होगा। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो हमें कंपेयर करना है।
तो इन तीनों चीजों पे अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। एक छोटा सा मैं कुछ क्वेश्चंस का बैंक है मेरे पास, क्वेश्चन बैंक है, उसमें से हम क्वेश्चन करते हैं। वो एनसीईआरटी के लिए और सीबीएसई एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो मैट्रिक्स क्या है ये क्लियर है, हमारा एलिमेंट क्या है वो क्लियर है, ऑर्डर क्या है वो क्लियर है, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या है वो क्लियर है, और इक्वल मैट्रिक्स क्या है वो क्लियर है। इन्हीं पे हम लोग काम करते हैं, इन पे हम लोगों को क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फाइंड एक्स वाई जेड फॉर द मैट्रिक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 957। मैंने कहा था पहले ही कि मैं एनसीईआरटी पे काम कर रहा हूं, और एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आप एग्जामिनेशन में कुछ नहीं तो 80 प्लस नंबर, 85 प्लस नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर एनसीईआरटी पूरी तरीके से फोकस्ड है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आपके 100 भी आ जाएंगे, क्योंकि पेपर अब उतना टफ या उतना कुछ ऐसी चीजें नहीं आती, ट्रिकी होते हैं, 2 नंबर इधर उधर हो जाते हैं। तो आपको काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है मेरा लेक्चर, मैं बता रहा हूं आपको, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप बात करें तो मैंने यहां पे 2 बातें लिखी थी, तो अभी हमारा जो काम होगा वो सिर्फ इक्वल मैट्रिक्स पे होगा, इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिसेस पे अगर हम बात करें तो इक्वल मैट्रिसेस के होने के 2 कंडीशन है। एक, उसका क्या सेम होना चाहिए, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और नंबर 2, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। आइए भाई, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 3, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 3 m की वैल्यू, और एक वर्टिकल लाइन है सिर्फ, क्योंकि ये सारे एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 3 into 1। क्लियर, यहां पे आइए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रही है और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ, इसका मतलब इसका भी ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। दोबारा लिख लेता हूं मैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 957। 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, ऑर्डर सेम हो गया, समझ रहे हैं। बीच में इक्वल टू का साइन लगा, तो इसने मतलब मुझे अब इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसने कह दिया कि ये दोनों इक्वल है, तो हम यही मान के चले कि इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी होगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मतलब है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए, इक्वल इसलिए क्योंकि अब बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आएगी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे के बराबर होगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इन तीनों को आपस में सॉल्व करना है, और इसके बाद मुझे x, y, z की वैल्यू निकालनी है। तो भैया x प्लस जेड इज इक्वल टू अगर 5 है तो इसमें रखें x प्लस जेड ये है, तो x प्लस जेड की जगह पे 5 रखते हैं, ये x प्लस जेड हो गया, और जो एक्स्ट्रा बचा वो बचा y इज इक्वल टू है 9। भाई x प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, x प्लस जेड की वैल्यू 5 दे रखी है, और मैंने 5 ले लिया, तो x प्लस जेड प्लस y हो गया, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5, और ये हो जाएगा 4। तो पहला एलिमेंट निकल के आया y इज इक्वल टू 4। क्लियर, दूसरा आ जाइए, y प्लस जेड रख दीजिए यहां पे, तो x प्लस 7, और ये है किसकी वैल्यू, y प्लस जेड की, इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, सॉरी x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है ना भाई, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, यहां पे लिख दीजिए आप x इज इक्वल टू 2। दो वैल्यूज अगर आ गई 3 में से, तो तीसरी वैल्यू निकल आएगी, क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 4, और z इज इक्वल टू हो जाएगा 9, z इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 3, तो z की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, हमने जितनी बात की है उसके अकॉर्डिंग ये पहला क्वेश्चन है आपका, और 100% चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के। बेसिक क्वेश्चंस हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन बढ़ गए, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं।
ये उन बच्चों के लिए होता है जो थोड़ा वीक होते हैं और उनको पास कराने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करिए। और अभी इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, सिमेट्री सिस्टमेटिक इस तरीके से बात करेंगे, लेकिन ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप, छोड़ में आगे हम आगे बढ़ जाए। अच्छा, तो एक तो क्वेश्चन ये आया कि आपको ये मिलेगा कि भैया एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है बेसिक क्वेश्चंस, यानी इन 3 पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, अभी आपके ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, इन तीनों पॉइंट पे जो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज गिवन इन इक्वल मैट्रिसेस। लीनियर इक्वेशंस होंगे हमेशा, सॉल्व करने हैं आप, उसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, अब इस पे जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, अब इस पे जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कंस्ट्रक्शन का, कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 whose element is given by, देखो एक टर्म मैंने यहां पे यूज कर दिया एलिमेंट, और एलिमेंट मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था? ए आई जे से। तो ए आई जे जो है वो दे दिया उन्होंने आई प्लस जे बाई 2, ये एलिमेंट दे दिया। तो इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। सोल्यूशन के लिए अभी चूंकि आप फैमिलियर बहुत ज्यादा नहीं होंगे कितने ऑर्डर का कितने उसका, तो जो ऑर्डर है उसको यहां से पिक करिए। ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का मतलब है, मैंने कहा था जो ऑर्डर होता है वो m और n के फॉर्म में होता है। m जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जो n होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। फिर से हम वापस चल रहे हैं। तो रो है 2, तो पहले आप 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। अभी चूंकि आपका आइडिया नहीं है परफेक्ट, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक। फिर कॉलम भी 2 है, तो 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए जो मैंने बताया स्क्वायर ब्रैकेट में। तो पहला एलिमेंट जो है वो पहली रो और पहली कॉलम में, इसलिए पहला एलिमेंट हो जाएगा इसका A11, ये हो जाएगा A12, ये हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A22। एंड दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ये बेस्ट तरीका है। आप अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जितनी लाइनें ड्रॉ करनी उस लाइन को ड्रॉ करके आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये एक मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई A, जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। अब ये A11 तो जनरल फॉर्म है ना, A11 कहां से आना है? वो इस तरीके से आना है। ये एक मशीन दे दी गई आपको, ये मशीन है, इस मशीन में A11 डालिए और जो आउटपुट आए वो यहां रख देना है। तो चलिए भाई, ए आई जे इज इक्वल टू दे रखा है आई प्लस जे बाई 2। तो पहला एलिमेंट है यहां पे देखिए A11, तो आई की वैल्यू हो गई 1, जे की वैल्यू हो गई 1, तो यहां रख दें हम लोग, जे इनपुट है, इनपुट। अब इनपुट डालिए यहां पे 1 प्लस 1 बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 1। दूसरा एलिमेंट है A12, तो ये जाएगा 1 प्लस 2 बाई 2, ये हो जाएगा 3 बाई 2। तीसरा एलिमेंट है यहां पे A21, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा 3 बाई 2। और आखिरी एलिमेंट है A22, ये जाएगा 2 प्लस 2 बाई 2 यानी 4 बाई 2, यानी हो जाएगा 2। तो अगर हम गौर करें तो इन सारे एलिमेंट्स को उठा करके यहां डाल दिया जाए। पहला वाला आया 1, दूसरा आया 3 बाई 2, ये भी आया 3 बाई 2, ये भी आया 2। ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। देख लीजिए, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका एलिमेंट जो है वो गिवन बाई है आई प्लस जे बाई 2। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से आप बना सकते हैं। इसी में एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कि 2 क्रॉस 2 का आपने बनाना है या 3 क्रॉस 2 का बनाना है, और आई जे इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आई माइनस जे बाई 2 अगर दे दिया। ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस की मीनिंग तो जानते हैं ना। मॉडुलस की मीनिंग क्या होती है? उसके अंदर कोई एलिमेंट जाए और वो बाहर जब आउटपुट में आए वो पॉजिटिव होकर आएगा। अगर नेगेटिव जाए तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव जाए तो भी पॉजिटिव। ठीक, चलिए अगर हम इसी क्वेश्चन को लगाते हैं, अभी यहां पे मान लेते हैं ए आई जे, तो A11 हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन 2, यानी तो 0 हो गया। फिर A12 आ जाइए, A12 हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 2। देखिए ये आएगा -1 का मॉड अपॉन 2। बाकी मॉड का ऑपरेशन बता दिया मैंने कि क्या होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे बस 1/2 में, तो कंफ्यूज करने के लिए है ये चीजें थोड़ी सी।
तो आप ध्यान रखें कि मॉडुलस होगा तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो मेरा काम इतना है आज का, ये है कि हम मैट्रिसेस की बेसिक तौर पे 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किए। मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट क्या है, ऑर्डर क्या है, और इन तीनों पॉइंट पे मैंने एक चीज सीखी थी, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या है और इक्वल मैट्रिक्स क्या है। तो इक्वल मैट्रिक्स और कंस्ट्रक्शन पे, एलिमेंट के कंस्ट्रक्शन पे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए, और दोनों एनसीईआरटी से हैं, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और उन क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करना है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, और अभी हम लोग लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे इसके आगे जब बात करेंगे। ठीक है।